हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम मैथ्स के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की, कितने क्वेश्चंस को स्किप किया, उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और साथ ही आप फ्री पर मॉक टेस्ट देते रहें। गाइस, आई गारंटीड अगर आप रेगुलरली 1 से 2 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका डीआरडीओ एमटीएस का प्री तो निकल ही जाएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक डाटा सेट का प्रसरण 9 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन बराबर होता क्या है? तो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो प्रसरण की वैल्यू हमें दी हुई है अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। पर हमें क्या पता है कि अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है या फिर प्लस माइनस 3 होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लेते हैं अंडर रूट 25 की वैल्यू हमें चाहिए और 5 के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर की वैल्यू होती है प्लस माइनस 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है 5। तो अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो हमारा आंसर होगा +3। तो दूसरा क्वेश्चन है, सिंह एक वायरमैन के रूप में रोहित से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो जैसा बोल रहा है सेम वैसा हमको करते जाना है। तो सिंह और रोहित की बात हो रही है। एक बार हम फिर पढ़ते हैं, सिंह एक वायरमैन के रूप में रोहित से 2 गुना सक्षम है। मतलब अगर सिंह 2 काम करता है तो रोहित 1 काम करेगा। मतलब एक दिन में रोहित 1 काम करता है तो सिंह 1 दिन में 2 काम करेगा। और हमें पता है कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे समय। और यहाँ पर क्वेश्चन पर दिया हुआ है वे मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। मतलब सिंह और रोहित उस कार्य को अगर दोनों मिल जाते हैं तो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो समय हमारा 10 दिन है और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? अगर इसकी कार्य क्षमता 2 है सिंह की और रोहित की कार्य क्षमता 1 है तो दोनों मिलकर होते हैं 3। तो हमारा टोटल वर्क जो आता है कार्य, या फिर हम इंग्लिश में इसको टोटल वर्क कहते हैं, तो टोटल वर्क आएगा हमारा 30। हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। अब क्वेश्चन पर पूछ रहा है कि रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर रोहित 1 दिन में 1 काम करता है, अगर रोहित 1 दिन में 1 कार्य करता है तो 30 दिन में कितने कार्य करेगा? तो रोहित 30 दिन में 30 काम करेगा। तो आंसर हमारा जाता है 30 की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 3060 है। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ये है 3060 और उसका लघुत्तम समावर्तक 85 है तथा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक हमारे पास कितना है? 85 है और महत्तम समावर्तक को हम x मान लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो 3060 अपॉन 85 होगा। अब ये कैसे हुआ? अब ये ऐसे हुआ कि अगर कोई भी वैल्यू इनटू में होती है, गुणे में होती है, तो अगर हम उसे इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं तो इनटू से वो डिवाइड में हो जाती है। मतलब ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर। तो देखिए 3060 अपॉन 85 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 36। गाइस, अगर इसे मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको खुद करना होगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, संदीप एक बस 15% हानि पर 1530 रुपये में बेचता है। उन्हें
15% लाभ पाने के लिए इस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हम मान लेते हैं जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो है 100% और ये 15% हानि पर बेच रहा है। तो 15% हानि हुई, मतलब इसे अगर हम 15% माइनस करते हैं तो आया 85%। तो 85% में इसने उस बस को बेचा और इसे 15% का लॉस हुआ। तो बेचा कितने में? 1530 रुपये में इसने बेचा, है ना। तो अब हम इसे निकालते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो 1% की वैल्यू होगी 1530/85। अब ये बोल रहा है आगे, उन्हें 15% लाभ पाने के लिए इस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100% है और हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 15% हमें और जोड़ना होगा, तो हमारे पास आएगा 115%। तो 115% की वैल्यू क्या होगी? अगर 1% की वैल्यू ये है तो 115% की वैल्यू क्या होगी? तो 115% की वैल्यू होगी 1530/85 इंटू 115 इज इक्वल टू 2070। गाइज अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाने के लिए ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर ही सकते हैं। तो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है? तो आरोही मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जो अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा चलना है। तो गाइज अगर हम नॉर्मली सिंपली वे में करते हैं, जैसे हमें अभी कुछ भी नहीं पता है, तो है क्या, पहला एक नंबर चूज करते हैं 1/2, 2/5, 3/5। तो हम नॉर्मली कैसे करते हैं, 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 0.5, फिर इसकी निकालेंगे तो आएगी 0.4, ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैं इसे बड़ी ही सिंपलीफाई वे में आपको बताता हूँ कि बड़े ही आसान तरीके से आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक नंबर को चूज़ करिए, ए नंबर को। तो 1/2 लिखते हैं, यहाँ पर 2/5 लिखते हैं और यहाँ पर 3/5 लिखते हैं। तो पहले हम दो नंबरों को लेते हैं, पहले इस नंबर को और इस नंबर को। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है और इसका मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से करना है। तो 5 × 5, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाना है। तो 5 × 5, तो 5 पहुंचा इधर, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। और 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आया 4। तो इसकी वैल्यू हुई 5 और इसकी वैल्यू हुई 4। तो क्या ये आरोही क्रम में है? नहीं है, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा, और यहाँ पर पहले ही बड़ा आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हुआ। अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो यहाँ पर है 3/5, 1/2, 2/5। अब चलिए इसको भी उसी तरह देखते हैं। तो 2 को हमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है और 5 को 1 से। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो यहाँ भी जस्ट अपोजिट हो गया, पहले बड़ी संख्या आ गई, इसके बाद छोटी संख्या आई, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। अब हम चूज देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है 2/5, 1/2, 3/5, है ना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 1 से करना है। तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, मतलब पहले 4 आया फिर 5 आया, है ना। तो मतलब ये दोनों तो अपने क्रम में सेट हैं। अब हमें इसको लेना है और इसको लेना है और सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करनी है। तो 5 एकम 5, तो देखिए 5 लिखा हुआ है नीचे, और 3 दूनी 6। तो देखिए ये बिल्कुल आरोही क्रम में सेट हो रहा है कि 4, 5, 6, मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब गाइस बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, मतलब हमने ये सोचा कि हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, तो हमने डायरेक्ट जाके यहाँ पे तीसरा नंबर लगा दिया, जबकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के बाद एक और ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है C ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2 नंबर में, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो 2 नंबर सही होगा। इस बात को ध्यान देने वाली बात है, छोटी सी बात हमारा 1 नंबर काट ले जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन आंसर सब कुछ सही है, उसके बाद भी हम आंसर सही कर रहे हैं, उसके बाद भी ये नंबर हमारा कट जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीतीश एक एफडी में रुपए निवेश करता है, यदि वे 10,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं, जिसमें ब्याज तिमाही संयोजित है, तो परिपक्वता होने पर उसे कितनी राशि मिलेगी। गाइस अगर ब्याज तिमाही संयोजित होती है तो जो हमारा समय होता है, टाइम होता है, उसमें हमें
4 का गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन 4 की करनी पड़ती है, और जो रेट होता है उसी तरह से 4 का भाग देना पड़ता है। तो टाइम है 6 महीने, तो 6 गुणे 4 तो होगा 24 महीने, कहने का मतलब 2 साल। और रेट है हमारी 20%, तो 20 में 4 का भाग देंगे तो रेट हो जाएगी 5%। तो हमें निकालना है तो परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100n। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 10500, 1 प्लस रेट है 5%, 5/100, और टाइम है 2। इसे सॉल्व करते हैं। 10500, यहाँ पर 5 से कटेगा एक बार और यहाँ पे आएगा 20, तो 1/1/20 का स्क्वायर 10500। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका इससे इंटू होता है और इसका इससे प्लस होता है, मतलब 20 एकम 20 और धन 1 बराबर 21, तो यहाँ पे होगा 21/20 का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 10500 इंटू 21/20 इंटू 21/20, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11576.25, और हम जाएंगे आंसर नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन है 33840 डिवाइडेड बाई 235 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, इस 6 को उठाकर यहाँ पर रख देना है, तो होगा 33840.235 मल्टीप्लाई बाय 6। ये कटेगा तो यहाँ आएगा 47, और यहाँ पर आएगा 6768, तो यहाँ होगा 6768 गुणे 6/47, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 864। गाइस, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर अगर सॉल्व करूँगा तो लगभग 30 सेकंड या फिर 20 सेकंड लग जाएंगे और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसको स्किप करते हैं, क्योंकि इतना सिंपल सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 4/5 और साइन बी बराबर 5/13, और हमें निकालना क्या है, कॉसेक ए माइनस बी। तो कॉसेक ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारे पास साइन ए तो है, साइन बी तो है, बट हमारे पास कॉस बी और कॉस ए की वैल्यू नहीं है, तो हम इसे बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ हमारा एंगल ए, और हमने पढ़ा है पी बी पी अपॉन एच एच बी, या फिर लाल बटे कक्का। यह रिप्रेजेंट करता है साइन को, ये कॉस को और ये टेन को। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 5। और जब आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ बेस की वैल्यू आएगी 3। तो हम निकालते हैं कॉस ए की वैल्यु। तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है 3 और हाइपोटेनियस है 5, मतलब कॉस ए की वैल्यू होगी 3/5। और इसी तरह हम एक डायग्राम फिर बनाते हैं, और ये होगा हमारा एंगल बी, और यहाँ पर है साइन बी बराबर 5/13, मतलब 5 होगा परपेंडिकुलर और 13 होगा हाइपोटेनियस। और इसे जब हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 12। तो कॉस बी बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा 12 और हाइपोटेनियस है 13, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए बराबर है 4/5 गुणे कॉस बी की वैल्यू है 12/13 माइनस
कॉस ए की वैल्यू है 3/5, 3/5 गुणे साइन बी की जो वैल्यू है वो है 5/13, 5/13। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम नीचे आएगा 5 गुणे 13 और ऊपर आएगा 12 चौक 48 माइनस 5 तिहाई 15, और ऐसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 33/65 और ये 65 चला जाएगा ऊपर, तो होगा 65/33 और यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर जाता है नंबर 1 की ओर, 65/33। तो अगला क्वेश्चन है 7x माइनस x माइनस 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो 7x माइनस x प्लस 3, तो माइनस x प्लस 3, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो होगा 6x प्लस 3 और यही हमारा आंसर होगा, और आंसर जाता है इसकी ओर। अगला क्वेश्चन है एक टेलीकॉम कंपनी 1 मिनट 50 सेकंड के लिए 10 रुपये बिल लेती है, 2 मिनट 20 सेकंड की कीमत कितने रुपए होगी। तो यहाँ पर 1 मिनट 50 सेकंड के लिए वो 10 रुपये लेती है, तो पहले इसे हम पूरा सेकंड में बदलते हैं। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड और 50 सेकंड पहले से है, तो होगा 110 सेकंड। तो 110 सेकंड के लिए हमें 10 रुपये देना पड़ रहा है, तो 1 सेकंड के लिए हमें कितना देना होगा। तो 1 सेकंड के लिए हमें देना होगा 10/110 रुपये। तो हमें निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड की कीमत कितनी होगी। तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले हम सेकंड में बदलेंगे, तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो इसे हम अगर सेकंड में बदलते हैं तो 2 गुणे 60 धन 20, तो 6 दूनी 12, 120 धन 20 बराबर 140 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर इतने रुपए है, तो 140 सेकंड बराबर कितने रुपए होगा। तो 10/110 गुणे 140, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 12.7 रुपये। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग हैं, सिरों की गणना करके वे 80 हैं तथा उनके पैरों की संख्या 200 हैं, तो वहाँ कितने शुतुरमुर्ग हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि शेर बराबर x और शुतुरमुर्ग बराबर y। तो यहाँ पर सिरों की गणना करके वे 80 हैं, तो अगर शेर 1 है तो उसका सिर भी 1 होगा, और अगर शुतुरमुर्ग 1 है तो उसका सिर भी 22 होगा, मतलब x शेर प्लस y शेर इक्वल टू 80। तथा यहाँ पर पढ़ते हैं इसके आगे, तथा उनके पैरों की संख्या 200 है। तो हमें पता है कि शेर के पास 4 पैर होते हैं और शुतुरमुर्ग के पास क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 4 × x मतलब 4 पैर शेर के प्लस 2 पैर शुतुरमुर्ग के बराबर कितना दिया हुआ है, उनके पैरों की संख्या 200 दी हुई है, 200। अब अगर हम यहाँ पर y और x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें शुतुरमुर्ग की संख्या पता चल जाएगी, वहाँ कितने शुतुरमुर्ग हैं हमें यही निकालना है। और अगर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें शुतुरमुर्ग की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू सेम कर देते हैं तो y कट जाएगा और हमें x की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद हम y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2y है, तो अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन हम इस पे और इस पे करते हैं तो y कट जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 2x करते हैं, यहाँ पर इंटू 2y करते हैं, और 180 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 160। और बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो 2y ये कट गया और यहाँ पर आया -2x और यहाँ पर आएगा -40। तो x इक्वल टू -40/-2, तो x की वैल्यू आती है 20। और हमारा पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस y बराबर 80। तो x की वैल्यू हमारी 20 है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो y की वैल्यू हमारी आती है 60। तो आंसर क्या होता है, आंसर हमारा जाता है 60 की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सरवन ने 6000 रुपये 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 6000 लिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 6,000 रुपये है। रेट क्या है, रेट है 5%। यहाँ पर देखिए रेट 5% है, प्रिंसिपल 6,000 है, और जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजित होती है, मतलब एनुअली, और टाइम जो है वो 2 ईयर है, टाइम जो है वो 2 साल है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, n इक्वल टू टाइम, r इक्वल टू रेट, और प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6,000, 1 + रेट की जगह 5/100/100 की पावर 2। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। तो यहाँ आएगा 1/20 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं तो होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने इसको पहले भी बताया था कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके बाद जो भी लिखा होता है इसको यहाँ से जोड़ दिया जाता है, मतलब 20 एकम 20 और धन 1 21। तो यहाँ पर आएगा 21/20, और वर्ग था तो हम इसे 2 बार 21/20 लिख सकते हैं। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6615। गाइस अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ा बहुत आप कर लीजिए जिससे वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है 1100 डिवाइडेड बाई 5.5। तो 1100 इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो होगा 55/10, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो 10 कहाँ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितना हुआ 1100,000 और नीचे आया 55। तो अगर 11 से इसे 5 बार काटते हैं तो क्या हुआ 1000/5, और ये 5 से फिर 2 बार कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 200। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 200। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 6% और 12% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर मिलता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 6% में प्रॉफिट में बेचा, फिर 12% के प्रॉफिट में बेचा, तो सिर्फ उसे 3 रुपये का अंतर समझ में आया। तो इसमें परसेंटेज में अंतर कितना है, परसेंटेज में अंतर है 6% का, और यही 6% बराबर है 3 रुपये के। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा 3/6 बराबर 1/2, और कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी 100%। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो पहले में 6% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब इसे हम 106% में बेचेंगे। तो 106% में बेचेंगे तो 1% बराबर अगर 1/2 है तो 106% बराबर क्या होगा, तो 106% बराबर होगा 2 पंचा 10, 2 तिहाई 6। 1% बराबर होगा 106% बराबर होगा 53। तो इसी तरह 112% बराबर क्या होगा, 106% तो हमने निकाला 6% की तरह, अब हमें 12% का लाभ हो रहा है फिर से। तो यहाँ पर ये देखिए 112% बराबर क्या होगा, तो 112 बराबर होगा इतना। तो ये कटेगा 2 पंचा 10, 2 छंगा 12, ये होगा 56। तो क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। हमने 106% 6% प्रॉफिट पर हमें 53 रुपये मिला, और 12% प्रॉफिट पर हमें 56 रुपये मिला। देखिए यहाँ पर भी दोनों में 3 रुपये का ही डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखिए 53 3 56, तो होगा 53/56, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है cot x बराबर 5/12। तो हमें निकालना है cos x प्लस sec x। तो इसे भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर लेंगे। तो cot x बराबर क्या होता है, PBP/HHB, या फिर हिंदी में लाल बटे कक्का। तो PBP मतलब पहला ये साइन के लिए रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये हुआ हमारा बेस और ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा 12
और ये है बेस, तो यहाँ आएगा 5। तो यहाँ कितना आएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 25 धन 144, तो ये होगा 169। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू होगा √169 इक्वल टू 13। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 13। तो हमें निकालना है cos x प्लस sec x। तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sec बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बेस क्या है 5 है, हाइपोटेनियस क्या है 13। यहाँ पर हाइपोटेनियस 13, बेस है 5। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आता है 13 इंटू 5। ऊपर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो होगा 25 प्लस 169 अपॉन 65। और जब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 194 अपॉन 65। मतलब आंसर हम 4th नंबर के लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 100 को 2:5:6:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो रुपये दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित अनुपात में है। तो 100 को कितने भागों में बांटा जा रहा है 2:5:6:7। तो हम मान लेते हैं 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर 100। तो यहाँ पर कितना होगा, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 20x बराबर 100। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 100/20। तो x बराबर होगा 5। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 5 रखते हैं 2 × 5, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 × 5, यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं तो 6 × 5, और यहाँ पर रखते हैं तो 7 × 5। तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, 5 25, 6 पंचा 30, 7 पना 35। तो यही होगा हमारा आंसर। देखिए ये होगा हमारा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। गाइस पहले हमें ये पता करना होगा कि नियमित बहुभुज किसे कहते हैं। गाइस नियमित बहुभुज उसे कहते हैं जिसकी साइड सेम हो, जिसकी साइड बराबर हो और उसके जो एंगल हो वो भी बराबर हो। मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, मतलब सभी साइड इक्वल होनी चाहिए और उसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 160 डिग्री है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि एक लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसे हम अगर x मानते हैं तो 160 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 180 माइनस 160 बराबर 20 डिग्री। मतलब जो एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है, वो 20 डिग्री का है। और हमें पता है कि कोई भी किसी भी तरह का बहुभुज है, नियमित बहुभुज है, तो एक्सटर्नल एंगल जो बाहरी कोण है वो होता है 360 डिग्री का। तो अगर टोटल 360 डिग्री का है और एक कोण है हमारा 20 डिग्री का, तो कितने एंगल यहाँ पर बनेंगे, कितनी साइड्स बनेंगी। तो अगर इसे हम काटते हैं तो होगा 18, मतलब यहाँ पर 18 साइड्स आएंगी और ये आंसर हमारा 18 की ओर जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 3906 अपॉन 651 माइनस 5। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इसे हम काटेंगे 3 से, और हमें पता कैसे चलेगा कि ये 3 से कटेगा। तो हमें यहाँ पर 6 + 5 + 1 जो यहाँ पर हर है या फिर डिनोमिनेटर है, तो इसे जोड़ने पर आएगा 6 × 5 = 11, 1 12, मतलब ये 3 से भाग हो रहा है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर हम इसको 3 से काटते हैं तो होगा 217, और इसे अगर 3 से काटते हैं तो आएगा 1302, मतलब 1302 अपॉन 217 माइनस 5। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1।
1 कैसे आता है, इसको इससे काटेंगे तो आएगा 6 और 6 में 1 घटेगा तो आएगा 1। तो आंसर हमारा जाता है +1 की ओर। अगला क्वेश्चन है 33445 इंटू 9999। अगर सिंपली इसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत समय लगेगा, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। 33445 इसे हम लिख सकते हैं 1 और 4 टाइम्स 0, क्योंकि जितने 9 हैं उतने ही 0 हमें नीचे उतार देने हैं और यहाँ पर लगाना है -1, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। तो इसे हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 33445 इसको इससे अंदर मल्टीप्लिकेशन किए तो जितने 0 हैं वो उतर जाएंगे और -33445, और इसे अगर हम घटाते हैं तो आएगा 55561443 और यही हमारा आंसर होगा। और ये आंसर मैच कर रहा है आंसर नंबर डी पर। अगला क्वेश्चन है k = -3, m = 1, n = -4 और हमें सॉल्व करना है 3k + 2m डिवाइडेड बाई 2n - 3k। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 3, k की वैल्यू है -3 + 2, m की वैल्यू है 1, ये ब्रैकेट है, 2, n की वैल्यू है -4 -3 और यहाँ पर k की वैल्यू है -3। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 = 9 -9 प्लस 2 2 1 = 2, यहाँ पर 4 2 = 8 -8 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 = 9। तो इसे सॉल्व करते हैं तो होगा -7/1। तो आंसर हमारा जाता है -7 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इनका माध्य निकालना है तो 3 12 4 6 8 5 4। गाइज माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है एवरेज। तो इसे हम क्या करेंगे 3 + 12 + 4 + 6 + 8 + 5 + 4 और डिवाइड किसे करेंगे नंबर ऑफ डिजिट से, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7। तो इसे हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता 42 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 5 = 35, 7 6 = 42। तो आंसर हमारा जाता है 6 की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सुषमा एक स्थान से दौड़कर जाने और साइकिल से वापस आने उसी स्थान पर जहां से वह चली थी उसे 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। वह दौड़कर आने जाने में 4 घंटे 50 मिनट का समय लेती है, तो साइकिल से उसे आने जाने में कितना समय लगेगा। गाइस दौड़कर जाने के लिए हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और साइकिल को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें बार बार दौड़कर ये साइकिल ना लिखना पड़े। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ कर जाती है और इसके बाद वापस आती है तो इसे समय लगता है 3 घंटे 45 मिनट। तो अगर इसे हम टोटल मिनट में चेंज करते हैं तो 3 × 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, प्लस 45। तो यहाँ होगा 6 3 = 18, 180 धन 45 बराबर 225 मिनट इसे लगते हैं। मतलब ये दौड़ कर गई, इसके बाद साइकिल से वापस आई तो इसे लगा 225 मिनट। इसके बाद वह दौड़कर आने जाने में 4 घंटे 50 मिनट का समय लेती है। मतलब दौड़कर यहाँ से गई, इसके बाद दौड़कर ही वापस आई, मतलब 2D = 4 आवर 50 मिनट। तो इसे अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो 4 × 60 + 50 तो क्या होगा 6 चौको 24, 240 + 50 बराबर 290। मतलब 2D = 290। तो D की वैल्यू क्या होगी 290/2। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 5 = 10। मतलब अगर वो एक बार यहाँ से यहाँ तक जाती है तो उसे समय लगेगा 145 मिनट का।
तो हमारे पास d की वैल्यू है 145 और हमें निकालना क्या है, तो उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा, मतलब वो साइकिल से जाए भी और साइकिल से आए भी, मतलब हमें 2s की वैल्यू निकालनी है। तो अगर d की वैल्यू हमारे पास 145 है तो इक्वेशन है हमारे पास d प्लस सी इक्वल टू 225। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो d प्लस सी इज इक्वल टू 225 और d की वैल्यू है 145। तो यहाँ पर 145 प्लस सी इज इक्वल टू 225। तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी 225 माइनस 145। तो यहाँ पर होगा 0 12 8। तो यहाँ पर आएगा 80, मतलब हमारे पास c की वैल्यू जो है वो 80 है। तो 2c की वैल्यू कितनी होगी, तो 2c की वैल्यू होगी 160 मिनट। और इसे अगर हम हावर में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 1 6 6 2 12, मतलब 2 घंटे, तो 120 हो गया, 120 मिनट बचा कितना 40 मिनट, मतलब 2 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर होगा। तो ये जाता है आंसर नंबर 1 की तरफ, ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर होता है √2a और विकर्ण हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू √2a। तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू 4/√2 और इसे जब हम काटेंगे तो आएगा 2/√2। तो आंसर जाता है हमारा 1 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो 7 को हम इधर भेजते हैं और x को हम इधर भेजते हैं। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस x। तो यहाँ पर आएगा 4 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू होगी 4/2 इज इक्वल टू 2। तो जाएगा हमारा आंसर 2 की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कप में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जो है वो 11 मिनट में खाली करता है और जो दूसरा छिद्र है वो कप को 6 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा कप कितनी देर में खाली होगा। तो पहले छिद्र को हम A मान लेते हैं और दूसरे को B मान लेते हैं। तो पहला छिद्र 11 मिनट में खाली करता है और दूसरा जो है वो 6 मिनट में खाली करता है। तो हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, इसका एलसीएम लेके। तो कैपेसिटी हमारी कप की है 66। तो 1 मिनट में ये कितना खाली करेगा, 6 खाली करेगा और ये 1 मिनट में 11 खाली करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों छिद्रों द्वारा कप कितनी देर में खाली हो जाए। तो हम दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 17। तो टैंक की कैपेसिटी, इस कप की कैपेसिटी है 66 और 1 मिनट में 17 खाली करता है। तो 66/17 और इसे अगर हम सॉल्व करते तो आएगा 3/15/17 और आंसर हमारा जाता है डी की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 0.0001 की पावर -1/2। अगर पावर का माइनस हटाना है तो हमें इसे नीचे ले जाना होगा। तो 0.0001 की 1/2 और अगर हमें इसे हटाना है तो यहाँ पर अंडर रूट लगाना होगा। तो 1/√0.0001 और अगर अंडर रूट हटाना है तो हमें क्या करना होगा ये 1/, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ये नीचे 0 चले जाएंगे। तो कितने 0 जाएंगे, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होंगे। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और अगर ये अंडर रूट हटा तो क्या होगा 1/1 का अंडर रूट 1 और इसका अंडर रूट होगा 00 और ये 100 जाएगा ऊपर तो होगा 1 100। तो हमारा आंसर जाता है सी की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 14। तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम फाइंड करिए। तो पहला है 8
यक्स और दूसरा है 9 यक्स। अगर इससे हम एचसीएफ से इंटू करते हैं तो हमें डिजिट मिल जाएगी, मतलब 8 गुणे 14 करते हैं तो हमें ओरिजिनल डिजिट मिल जाएगी, और 9 गुणे 14 करते हैं तो हमें ओरिजिनल डिजिट मिल जाएगी। तो ये होगा 112 और ये होगा 126। तो हमें पता है फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट डिजिट क्या है 112, सेकंड डिजिट क्या है 126, हमें एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ क्या है 14। तो ये इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब ये गया यहाँ, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1008, और यही हमारा आंसर होता है, और आंसर जाता है ए की ओर।